हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या-क्या हैं, मेन इसके जो फीचर्स हैं वो क्या-क्या हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में एक हिस्ट्री देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा का गठन, वहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या-क्या हैं, कैसे हमारा जो संविधान है वो विश्व के संविधान से बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अनूठा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में, क्योंकि जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया हुआ था, वो कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत आया था और इसके मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे, सर स्टफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन प्लान के जो भी रिकमेंडेशंस थे उसके एक वीडियो अलग से मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप उसको देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के आधार पर भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था। ये किया गया था जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई थी। और जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, जो सबसे बुजुर्ग मेंबर थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था, बाइकॉट किया था, बहिष्कार किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान बने। और मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया जाए। और जब 11 दिसंबर 1946 को इसकी जब बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका परमानेंट अध्यक्ष चुना गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये तो पूरा एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि किस तरह से संविधान सभा का गठन किया गया, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा ही हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसके बाद एक असेंबली गठित की गई, संविधान सभा गठित किया गया, जिसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। और 11 दिसंबर 1946 को जब इसकी बैठक हुई तो राजेंद्र प्रसाद को इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया संविधान सभा के। जितने भी मेंबर्स थे संविधान सभा के, उनके द्वारा विश्व के जितने भी संविधान थे, सभी का, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे, सभी का अध्ययन किया गया और उसके बाद एक संविधान का निर्माण किया गया जो विश्व का सबसे अनूठा संविधान कहलाया। और इसमें बहुत सारे जो देश थे उनके जो मेन प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशंस के, उनको भी एडॉप्ट किया गया। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लगभग 250 आर्टिकल्स ऐसे हैं, 250 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि एज इट इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे ले लिया गया है, या फिर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाकर उनको वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का असर दिखता है, जैसे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, आयरलैंड हो, इन सभी का असर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा पारित किया गया। और इसको बनाने में, हमारे संविधान को बनाने में, संविधान निर्माताओं को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, काफी लंबा समय लगा संविधान को बनाने में।
और इसकी जो लास्ट बैठक हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो लास्ट बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और लास्ट बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम प्रेसिडेंट चुन लिया गया, निर्वाचित किया गया। यानी कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे, उन्हें भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, चुना गया। और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, उस समय इसमें 22 पार्ट थे, यानी कि 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे, और इसमें 8 शेड्यूल थे, यानी कि इसमें 8 शेड्यूल थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें अमेंडमेंट होते चले गए और आर्टिकल्स जुड़ते चले गए, और अभी के डेट में अगर देखें तो 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कई सारे अमेंडमेंट होने के बाद। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, क्या उसकी जो मेन फीचर्स हैं, जो इसको विश्व का सबसे अनूठा संविधान कहा जाता है, वो क्या क्या है आखिर। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है, सबसे पहली जो विशेषता है हमारे संविधान की, ये है कि ये हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यानी कि ये एक लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये विश्व का सबसे लंबा और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम रिटन रूप में देखते हैं। हाँ, तो अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर आप ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये अनरिटन है, ये लिखा हुआ नहीं है। टाइम टू टाइम ब्रिटेन में जो भी नीड हुई, छोटे छोटे जो लॉ है वो पास करते चले गए, और उसी को वे अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर एक प्रॉपर बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो लिखा हुआ नहीं है। जब जब जिस जिस टाइम पे जो आर्टिकल्स पास हुए, जो लॉ पास हुए, उनको माना गया कि यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यही हमारा संविधान है, और उसी के आधार पर ब्रिटेन का शासन चलता है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिख कर रखा गया है और उसी के अकॉर्डिंग देश का शासन चलता है। तो हमारा भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और सबसे लंबा और सबसे विशाल संविधान है हमारे देश का। और इसके रीजन क्या है, आखिर क्या फैक्टर है जो कि हमारा संविधान रिटन है और सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान कहलाता है। पहला तो है जियोग्राफिकल फैक्टर। अगर आप हमारे देश की बात करें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारे देश में विविधताएं ही विविधताएं हैं, काफी सारी विविधताएं हैं। खान पान की विविधता है, भाषा की विविधता है, रहन सहन, रीति रिवाजों की विविधता है। तो हर जगह की इतनी जियोग्राफिकल इतने फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हर जगह की चीजों को समेटने में समेटा गया है हमारे संविधान में, जिसके कारण ये लेंथीएस्ट हो गया। दूसरी अगर हम बात करें इसके फैक्टर की तो हिस्टोरिकल फैक्टर भी रहे हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर की अगर बात करें तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बहुत सारे प्रोविजन जैसा कि मैंने पहले भी बताया एज इट इज ले लिए गए हैं या फिर थोड़े बहुत चेंजेज करके इसमें इसको ऐसे ही अडॉप्ट किया गया है। तीसरा अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो ये है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सेंटर के लिए भी एप्लीकेबल है एंड स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे आप अमेरिका की बात करें, यूएस की बात करें तो वहां सेंटर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है एंड स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। बट हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है, हमारे देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो राज्यों में भी लागू होगा और केंद्र में भी लागू होगा। तो जिस वजह से ये सबसे बड़ा संविधान है और लिखित है। और जो लीगल पर्सनालिटीज है उनका रोल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जितने भी मेंबर्स अगर आप देखिए तो उसमें से मोस्टली क्या थे, तो वो जो भी थे लीगल पर्सन्स थे। भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी थे वो सभी लॉयर्स थे, बैरिस्टर्स थे। तो इनका भी असर रहा हमारे संविधान पे, और जिसके कारण भी ये हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा और लिखित संविधान बना विश्व का।
सेकेंड जो इसके मुख्य एक विशेषता आप देखेंगे वो है कि जो विभिन्न देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे जो यूनिक यूनिक चीजें हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ली गई हैं, यानी कि वेरियस सोर्सेस से प्रोविजंस को लिया गया है। जैसे अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की, जुडिशियल रिव्यू की, जुडिशियल रिव्यू की बात करें, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके बारे में, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में, तो ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सिंगल सिटीजनशिप की अगर हम बात करें, सिंगल जो सिटीजनशिप है हमारे देश में, एकल नागरिकता है, यानी कि राज्यों के लिए और केंद्र के लिए, सेंटर एंड स्टेट के लिए एक ही सिटीजनशिप लेना जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि सेंटर के लिए अलग सिटीजनशिप हो और स्टेट के लिए अलग सिटीजनशिप हो। वो लिया गया है ब्रिटेन से, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। यूएस में जो सिटीजनशिप है वो ड्यूअल है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है एंड सेंटर की अलग सिटीजनशिप होती है। तो लेकिन हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है और ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी लिया गया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जिसे हम कहते हैं, वो लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वेरियस सोर्सेस से हमारे देश के संविधान में चीजें ली गई हैं। कंकरेंट लिस्ट जिसे समवर्ती सूची भी कहते हैं, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। कंकरेंट लिस्ट को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर जो है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो शक्ति का जो पृथक्करण है वो भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड अमेंडमेंट जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संशोधन जो हम करते हैं अपने संविधान में, वो लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में। और फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, जितने भी मेन प्रोविजन देखिए वो लिए गए हैं रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये सारी चीजें हैं जो कि विभिन्न देशों में जो जो खूबियां थी वो सब हमारे संविधान में ली गई हैं। अगर फंडामेंटल राइट एंड जुडिशियल रिव्यू एंड प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, वो यूएस से लिया गया है। सिटीजनशिप जो सिंगल सिटीजनशिप है वो ब्रिटेन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी ब्रिटेन से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आयरलैंड से। कंकरेंट लिस्ट, डिवीजन ऑफ पावर सेंटर एंड स्टेट के बीच का, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेंडमेंट संविधान में जो संशोधन किए जाते वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को रसिया से लिया। विभिन्न देशों से जो मुख्य चीजें हैं वो सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा असर है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के वीडियो भी मेरे चैनल में अवेलेबल है, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो है कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सचर है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ना तो बहुत ज्यादा रिजिड कहा जा सकता है और ना ही फ्लेक्सिबल ही कहा जा सकता है, यानी कि ये दोनों का मिला जुला रूप है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहेंगे? जैसे कि अगर उसमें कोई अमेंडमेंट लाना हो, कोई चेंजेस लाना हो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो, उसको रिजिड कहते हैं, जैसे कि यूएस का जो संविधान है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कोई भी चेंजेस लाना है, कोई भी अमेंडमेंट लाना है तो हम इजीली कर सकते हैं, जैसे आम कानून को पारित किया जाता है उस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का की तरह, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। कुछ ऐसे प्रोविजन है जैसे कि आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट जो होता है वो स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए, जिसमें क्या है कि जो दोनों हाउसेस हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उस
की 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है कुछ चीजों को में अमेंडमेंट लाने के लिए। और साथ ही साथ जो दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उस पे 50% से अधिक का बहुमत भी चाहिए होता है। आर्टिकल 368 में जो प्रोविजन है उसमें पहला ये है। और सेकंड है कि कुछ कंडीशन में कुछ अमेंडमेंट अगर ऐसे भी होते हैं जिसमें अगर उस चेंजेस लाना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो संसद में विशेष बहुमत चाहिए होता है। और जो और स्टेट से भी, जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टेट है उनमें आधे से अधिक का कंफर्मेशन चाहिए होता है। तो आर्टिकल 368 में स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए। और साथ ही साथ कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं जैसे जैसे कि आम कानून कोई पारित किया जाता है उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लिया जाता है। तो जो हमारा संविधान है वो ना तो बहुत ज्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप है। स्पेशल प्रोविजन है आर्टिकल 368 में जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है एंड 50% का बहुमत भी लोकसभा एंड राज्यसभा का चाहिए। और सेकेंड नंबर में कुछ ऐसे प्रोविजन है 368 के अंतर्गत ही वो आते हैं जिसमें संसद का विशेष बहुमत चाहिए और 50% से अधिक राज्यों का भी बहुमत चाहिए होता है, तो स्पेशल प्रोविजन में आएगा। साथ ही जो फ्लेक्सिबल प्रोविजन है जिससे आम कानून पारित किए जाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट कर लिया जाता है, लेकिन वो 368 के अंतर्गत नहीं आता है। 368 में ये दो ही प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन आते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि नम्यता और अनम्यता का मिक्सचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसको एक यूनिकनेस देता है, जो इसे विश्व के संविधान से थोड़ा अलग हमें देखने को मिलता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश में फेडरल सिस्टम को लागू करता है, यानी कि हमारे देश में जो है वो एक फेडरल सिस्टम है। इसका कई एग्जाम्पल है, जैसे कि सेंटर का स्ट्रांग होना, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रांग होना, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन का होना। हमारे देश में अलग अलग नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर के लिए अलग एंड स्टेट के लिए अलग। सुप्रीम कोर्ट का होना, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक सुप्रीम कोर्ट का होना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति किया जाना, गवर्नर जो नियुक्त किए जाते हैं वो राज्यों में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो सारे सिस्टम एंड जो इमरजेंसी प्रोविजन है, ये सभी ये दिखाता है कि हमारा जो देश है वो एक वहां पे एक फेडरल सिस्टम है। हमारे देश में फेडरल सिस्टम है, संविधान के द्वारा फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। फिर भी हमारा यूनिटरी बायस है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्यों से मिलकर बना है भारत। लेकिन इसमें यह है कि किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो भारतीय संघ से अलग हो सकते हैं। मतलब किसी समझौते के तहत ये एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी भारतीय राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी कि ये फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन किया गया है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटेन के जैसे कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे देश में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया और ये लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव के आपस के सहयोग पर ये निर्भर है, यानी कि इसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं बल्कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ब्रिटेन में भी ऐसे ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे देश में भी ऐसे ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, न कि अमेरिका के जैसे कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहां लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया जाता है। लेकिन हमारे देश में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं बल्कि सहयोग और समन्वय को अपनाया गया है, जो कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मुख्य विशेषता है और इसको वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और इसमें
प्राइम मिनिस्टर का रोल यानी कि प्रधानमंत्री का जो रोल होता है वो काफी अहम होता है। तो ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि किस तरह से हमारे देश में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और एक दूसरे के समन्वय पर जो हमारा जो गवर्नमेंट है वो चलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुपरमेसी के बीच एक समन्वय स्थापित किया गया है, एक बैलेंस स्थापित किया गया है। जिस तरह से अगर आप देखें कि जुडिशियल सुपरमेसी में अगर आप देखें तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि संसद के द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो घोषित कर सकता है। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया भी है। जुडिशियल रिव्यू के तहत कोई अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये सही नहीं है तो पार्लियामेंट के द्वारा पारित की गई कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट घोषित कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है। और साथ ही साथ संसद के पास भी, पार्लियामेंट के पास भी ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये पावर देता है अब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के दम पर कि संविधान के बड़े भाग में संशोधन कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े पार्ट में अमेंडमेंट कर सकता है। तो ये पार्लियामेंट के पास ये पावर है। तो जो हमारा संविधान है एक समन्वय स्थापित करता है दोनों के बीच में, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के बीच एंड जुडिशियल सुपरमेसी के बीच। दोनों अपने अपने पावर का यूज कर सकते हैं। जब भी संसद को लगा तो संविधान में संशोधन कर सकती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो जुडिशियल रिव्यू के तहत सरकार के द्वारा पारित किए गए कानून को, पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है। तो सबकी अपनी अपनी सॉवरेनिटी है और दोनों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है हमारे संविधान में, संविधान निर्माताओं के द्वारा। और नेक्स्ट जो हमारे संविधान की जो विशेषता है वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी कि जो हमारा संविधान है उसको ये पावर देता है हमारी जुडिशियरी को कि वो इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। हमारे देश में जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। इसके जो अगर आप देखें तो टॉप में कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं, राज्यों के जो हाई कोर्ट है वो आते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पर जो कोर्ट होते हैं वो आते हैं, और अदर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, ये सारे कोर्ट आते हैं। तो जो सुपीरियर है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सारे कोर्ट में जितने भी कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर अदर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, सब में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो लॉ है वो भी लागू होते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट के लॉ जो है वो भी लागू होते हैं। दोनों को पालन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग लॉ को फॉलो करेगा एंड स्टेट गवर्नमेंट के अलग लॉ को फॉलो करेगा हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लॉ को फॉलो किया जाता है कोर्ट के द्वारा। और जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज है उनका हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी कि इनको इंडिपेंडेंट रखा गया है। हमारी एग्जीक्यूटिव हमारी जुडिशियरी में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है। और इसके लिए कई प्रोविजंस भी किए गए हैं, जैसे कि जब आपने सुना ही होगा अदालत की अवमानना का मामला आता है तो उसके लिए भी दंड दिए जाते हैं। जो जज है उनके जो टाइम पीरियड है उनको फिक्स किया गया है, और जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज है उनके द्वारा कोर्ट पर टिप्पणी नहीं की जाती है, और जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें डिस्कशन नहीं किए जाते हैं कोर्ट के डिसीजंस के बारे में। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उनको इंटीग्रेटेड रखती है और उसको इंडिपेंडेंट रखती है, ताकि हस्तक्षेप न हो लेजिस्लेटिव का हम और एग्जीक्यूटिव का हमारी जुडिशरी सिस्टम में। जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखा गया और ये इंटीग्रेटेड भी है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट के लॉ ही सिर्फ उसमें फॉलो किए जाएंगे, नहीं। हाई कोर्ट है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ भी होंगे फॉलो एंड स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के अनुसार भी डिसीजन लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान का संरक्षक कहा जाता है, हमारे संविधान का गार्जियन कहा जाता है। जब भी कोई भी ऐसी चीजें हो जो कि संविधान के अगेंस्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट आगे
आकर खुद से भी डिसीजन दे सकते हैं। तो ये प्रोविजन किए गए हैं हमारे संविधान में, जो कि हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसको इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट रखता है। और ये एक मुख्य विशेषता है हमारे संविधान की, ये एक मुख्य फीचर है हमारे संविधान का। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में अधिकार दिए गए हैं, और इसीलिए पार्ट 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसे कि मूल अधिकार कहा जाता है। और तो ये जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में दिए गए हैं सारे के सारे, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि सभी को समानता का अधिकार, सभी जो नागरिक है वो समान है। ये फंडामेंटल राइट के बारे में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिस पर हम डिटेल में सारे डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हर के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या प्रोविजन है। जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है तो उसके बारे में क्या प्रोविजन, अभी हम बस ऐसे ही जो हमारे मेन फीचर्स है उसके बारे में सिर्फ अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी अगर किसी तरह का शोषण होता है तो उसके खिलाफ भी हमें अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, वो है आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये दिए गए हैं आर्टिकल 25 टू 28 के बीच में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी संस्कृति, अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, एजुकेशनल राइट, ये आते हैं हमारे आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। एंड राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आर्टिकल 32 में। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट, और ये सारे जो राइट दिए गए हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में है, इसलिए पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा यानी भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। और नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है हमारे संविधान की, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान के पार्ट 4 में है, और इसे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भीमराव अंबेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कहा था कि ये हमारे संविधान की एक अनूठी व्यवस्था है जिसे लागू करना जो राज्य हैं उनका मौलिक कर्तव्य है, उनकी मोरल ड्यूटीज है। ये सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। ये राज्यों का ये मौलिक कर्तव्य है कि जो भी कानून बने, किसी भी लॉ को बनाया जाए या कोई भी किसी भी लॉ को लाया जाए या कोई भी चीजें इम्प्लीमेंट की जाती है कंट्री में या देश में या राज्य में, तो ये राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका पालन किया जाए ताकि एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना की जा सके। नेक्स्ट जो विशेषता है हमारे संविधान की वो है फंडामेंटल ड्यूटीज की विशेषता, यानी कि मौलिक कर्तव्य की विशेषता। इसको पार्ट 4A आर्टिकल 51A के अंडर रखा गया है। और फंडामेंटल ड्यूटी जब हमारे देश में जो संविधान अडॉप्ट किया गया था 1949 में, उस समय ये नहीं था। इसको ऐड किया गया 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि जब 42वां संविधान संशोधन किया गया उस वक्त हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, जोड़ा गया। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज कई तरह के हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, जैसे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना, देश की रक्षा करना, लोगों के बीच भाईचारा को बनाए रखना, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उनकी रक्षा करना। और 2002 में 86 अमेंडमेंट के द्वारा एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, वो था 6 से 14 साल तक के बच्चों का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन स्टेट के द्वारा दिया जाना। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको पार्ट 4A आर्टिकल 51A के अंतर्गत रखा गया है, जिसको स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हमारे संविधान में
में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाए गए थे। और नेक्स्ट जो मेन प्रोविजन है वो कि हमारा जो स्टेट है यानी जो हमारा जो कंट्री होगा वो सेकुलर होगा, सेकुलर स्टेट होगा। सेकुलर स्टेट होगा यानी कि हमारे कंट्री का, राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, हम धर्मनिरपेक्ष होंगे। और धर्मनिरपेक्षता को भी 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही ऐड किया गया। इसमें इसके अकॉर्डिंग भारत का अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं है, हम पंथ निरपेक्ष है। हमारे देश के लिए, संविधान के लिए सभी धर्म बराबर है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है, सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसके हिसाब से चीजें करने की स्वतंत्रता है। तो ये एक यूनिक चीज है हमारे देश की कि हमारा देश एक सेकुलर स्टेट है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट जो विशेषता है हमारे संविधान की वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो भी हमारे देश में 18 साल की उम्र के हैं सभी को उनकी जाति, धर्म, लिंग बिना किसी भेदभाव के सभी को वोटिंग का राइट दिया गया है, सभी को मत देने का अधिकार है। और पहले जो ये वोटिंग का जो राइट था वो 21 साल का था, लेकिन 1989 में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 साल की उम्र को 18 साल कर दिया गया। यानी कि अब हमारे देश में 18 साल की उम्र के जो भी वयस्क हैं उनको उनकी जाति, धर्म, लिंग के बिना किसी भेदभाव के, उनके एजुकेशन बिना किसी भेदभाव के सभी को वोट देने का अधिकार देता है। इससे क्या होता है, वोटिंग राइट से लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी वृद्धि होती है, स्वाभिमान की भी वृद्धि होती है। तो हमारा संविधान ये प्रोविजन देता है कि सभी जो भी अडल्ट है सभी को वोटिंग का राइट है, सभी को मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट जो हमारे संविधान की विशेषता है वो सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में सिटीजनशिप का प्रोविजन है। और हमारे संविधान की विशेषता है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप अमेरिका में अगर देखें, यूएस में अगर आप देखेंगे तो सेंटर के लिए अलग सिटीजनशिप होता है एंड स्टेट के लिए अलग सिटीजनशिप होता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अलग सिटीजनशिप है और साथ ही साथ वो जिस स्टेट में रहता है वहां की सिटीजनशिप भी उसे लेनी होती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा प्रोविजन नहीं है। हमारे देश में एक ही सिटीजनशिप है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो उस राज्य का भी नागरिक है और पूरे देश का भी नागरिक है। यहाँ देश की नागरिकता दी जाती है, न कि अलग से राज्यों की नागरिकता दी जाती है जैसे अमेरिका में दी जाती है। तो ये भी एक यूनिक फीचर है हमारे संविधान का कि सिंगल सिटीजनशिप दिया जाता है हमारे देश के नागरिकों को। और ये पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में। हमारे संविधान के द्वारा कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज के गठन का भी प्रोविजन है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराता है, सेंटर में केंद्र सरकार के चुनाव कराता है, राज्यों के चुनाव कराता है, प्रेसिडेंट के चुनाव करता है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, ये जनता के पैसों का संरक्षक होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो भी खाते हैं, जो भी पैसे हैं उनका लेखा जोखा ये रखता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसके द्वारा की डीएम बनकर आते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स चुनकर आते हैं और भी बहुत सारे पोस्ट हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं जो कि ऑल इंडिया लेवल पर सर्विसेज देता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो कि संविधान में इनका प्रोविजन किया गया है कि गठन किया जाएगा जो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट जो हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है, मेन फीचर है, वो है इमरजेंसी प्रोविजन।
और संविधान के द्वारा कुछ इमरजेंसी प्रोविजन भी रखे गए हैं, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे कि अगर युद्ध चल रहा हो, वॉर हो रही हो किसी कंट्री के साथ, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो गए हों, या फिर देश में अशांति का माहौल हो, तो ऐसी स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन आपने बहुत बार सुना होगा, आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति हो, तो वैसी स्थिति में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब ऐसा लगे कि वित्तीय अस्थिरता आ गई हो या वित्तीय संकट है किसी तरह का, तो आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाने का प्रोविजन किया गया है हमारे संविधान में, संविधान निर्माताओं के द्वारा। और हमारे देश में 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम को संविधान के द्वारा अपनाया गया है। इसको ऐड किया गया 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 11th शेड्यूल जोड़ा गया, 11th शेड्यूल जोड़ा गया। उसमें ग्राम पंचायतों को ऐड किया गया, यानी कि ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई। और 1992 में ही शहरी निकायों के लिए, शहरी एरिया के लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए और 12th शेड्यूल में जोड़ा गया नगर पालिका या नगर निगम को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरह से हमारे देश में 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम को अपनाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल पर स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत और नगर निगम शहरी एरिया के लिए। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं थी हमारे संविधान के, कुछ मुख्य फीचर्स थे हमारे संविधान के, जो हमारे संविधान को एक यूनिक रूप प्रदान करते हैं, एक अनूठा संविधान बनाते हैं हमारे संविधान को। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो विश्व के कई संविधानों से ली गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी चीज का है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का है। तो आई होप आपको ये समझने में आसानी हुई होगी कि क्यों हमारे संविधान को विश्व का अनूठा संविधान कहते हैं। क्या क्या ऐसे प्रोविजन है हमारे संविधान में जो इसको विश्व के संविधान से, विश्व के कॉन्स्टिट्यूशन के से अलग रख करता है। तो वन बाय वन इसके जितने भी मेन प्रोविजन है, चाहे वो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, सिटीजनशिप है, सब पर मैं वीडियो अलग से सेपरेट लेकर आऊंगी और उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल राइट में जितने भी फंडामेंटल राइट अभी हमने शॉर्ट में डिस्कस किए, उसको डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज पर भी हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।